Hello everyone, welcome to Unique Academy. How are you all? I hope you're doing great. चलिए शुरू करते हैं फिर से हमारे सोशल स्टडीज़ के साथ. सो लास्ट टाइम वी हैड अ मीट राइट, तो उसमें से कुछ की पॉइंट्स आई रिमेंबर जो वहाँ पे हम डिस्कस किए थे डाउट सेशन में. नंबर 1 वॉज कि कुछ स्क्रीनशॉट्स नहीं ले पा रहे हो आप, राइट. इधर लिख भी नहीं पा रहा हूँ मैं. हाँ, तो स्क्रीनशॉट्स नहीं ले पा रहे हो, उसकी वजह से आपके नोट्स नहीं बन रहे. ठीक है, तो क्विकली इसको एड्रेस करते हैं, फटाक से ध्यान देना. देखो, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो इसके लिए सोल्यूशन है. नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो क्या, जब मैं आपको टाइम देता हूँ 1 मिनट 2 मिनट, तो वहाँ पे छोटे से पेपर पे कुछ ना कुछ लिख लिया करो ना, तो थोड़ा सा क्रिप्स जिससे आप खुद लिखोगे उसके आपके खुद के नोट्स बनेंगे, राइट. चलो, दूसरा सोल्यूशन क्या है स्क्रीनशॉट के लिए. देखो, थोड़ा ढंग का कलर लेते हैं. हाँ, ये हॉटस्पॉट एकेडमी का लिंक शेयर किया आपसे, राइट. वहाँ पे जाइए आराम से, या फिर जो चैप्टर है हमारे, तो वहाँ पे 2 वीडियो अपलोड हुए हैं. एक तो पावर शेयरिंग का हुआ है, एंड टुडे आई हैव अपलोडेड डेवलपमेंट फ्रॉम इकोनॉमिक्स. तो डेवलपमेंट लिखिए, 10th लिखिए, आगे हॉटस्पॉट एकेडमी लिखिए, तो वो आप वीडियो पे चले जाओगे. तो वहाँ पे देखो, मैं फिर से ध्यान से बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना. वो वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कंसाइज में और बहुत ब्रीफ में बनाया हुआ है. यहाँ पे हम जैसे डिटेल में समझते हैं, वहाँ पे उतने डिटेल में नहीं समझाएगा. अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप इस ऐप पे जाइए, ये वीडियो के बारे में सर्च कीजिए, आराम से मिल जाएगा. रिवीजन पर्पस के लिए ठीक है वो, ठीक है. ये गिर गया भाई, हाँ सॉरी. तो ये रिवीजन पर्पस के लिए ठीक है, ठीक है. और उसको हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाना, बस रिवीजन के लिए यूज़ करना, और वहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना. उसमें कुछ बच जाता है तो लेट मी नो, तो फिर आई ट्राई टू सप्लीमेंट विद समथिंग एल्स, ठीक है. और दूसरी जो बात थी, जो फीडबैक में मिला था मुझे, कि स्मार्ट नोट्स या फिर स्मार्ट चार्ट चाहिए था आपको, जिसको हम फ्लो चार्ट भी बोलते हैं, राइट. तो आई एम वर्किंग ऑन इट, जैसे बन जाएगा आई शेयर, ठीक है. ऐसा सब एकदम शॉर्ट में सब वहाँ पे समझाया हुआ, ताकि आपको समझे फ्लो कैसे आ रहा है. तो इस पर मैं काम करता हूँ और बाकी सब आपको बता दिया है, ठीक है. चलिए, अब हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम है फेडरलिज्म, जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि कैसे क्या होता है, ठीक है. थोड़ा देख लेना, ये सेकेंड वीडियो है, यहाँ पे ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा. चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. बेसिकली फीचर समझे थे हमने. 2 और 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, हर एक गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन डिफाइन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है कि आप उसको छीन नहीं सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. आओ अब समझते हैं व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. अब इंडिया को फेडरल कंट्री बनाने के लिए किस किस का योगदान है उसमें. सबसे पहले तो ये बुक का है कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड पिलर ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट. अ बुक ऑफ लॉ, तो वहां पे बहुत कुछ चीजें मेंशन है. आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं. तो सबसे पहले समझना है कि ये फेडरलिज्म की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी आपको, और यहीं से आपका वो क्वेश्चन आएगा. जब मैंने कहा था आपको कि बेल्जियम में इतना छोटू सा कंट्री है, व्हेन कंपेयर्स टू हरियाणा से भी छोटा है पॉपुलेशन एक्सेट्रा, फिर भी वहाँ पे फेडरलिज्म है, तो क्यों जरूरत है, व्हाट इज द नीड, और कितने कंट्रीज में फेडरलिज्म है. 25 कंट्रीज में ना, आपके बुक में दिया हुआ है, वो मैप देख लेना, इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट मतलब MCQ पूछ लिया जाता है. चलो अब समझते हैं आगे. व्हाई इट इज नीडेड. वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, वास्ट मतलब कि यहाँ पे पॉपुलेशन सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, राइट. सेकेंड, विथ सो मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजन एंड रीजन्स. इसका मतलब क्या है, इसको हम बोलेंगे डाइवर्सिटी. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपको पूछेंगे कि कहाँ पे फेडरलिज्म की जरूरत है, फर्स्ट तो वहाँ पे पॉपुलेशन भले ही छोटा हो, दैट्स नॉट अ रीजन. अगर 2 लोग, समझो कि 10 लोग भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 10 लोग 10 अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी है. जहाँ पे डाइवर्सिटी होगी वहाँ पे देयर विल बी अ नीड कि हम वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट सेटअप करें, ताकि उनके रीजनल इश्यूज, उनके पर्टिकुलर कम्युनिटी के इश्यूज, उसको एड्रेस किया जा सके. द की पॉइंट हियर इज डाइवर्सिटी, समझे. चलो आगे बढ़ेंगे. सो विद जहाँ पे भी डाइवर्सिटी होगा, कुछ भी डाइवर्सिटी हो सकता है, वहाँ पे आपको फेडरलिज्म लाना ही फायदेमंद रहेगा. अब ये कहाँ पे मेंशन है. सो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. देखो ये सिर्फ बुक में दिया हुआ है, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ, तो ध्यान देना. तो जो भी मेंशन करो तो लिखना आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1, और ये पार्ट 1 में भी आता है, थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूं मैं, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. मतलब कि वहां पे फेडरेशन नहीं मेंशन किया. अभी यूनियन और फेडरेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो आगे हम जब पॉलिटिकल साइंस में कुछ सोचेंगे, हम मतलब बैचलर्स करना या फिर मास्टर्स करना, तब आराम से समझाएंगे. अभी के लिए इतना ठीक है, ठीक है. वो लेंदी चैप्टर है, मतलब समझाना उसने निगेटिव्स में. हमारे लिए बस ओवरऑल, बस ऊपर वी शुड बी हैव एन अवेयरनेस, तो ठीक है. तो कहाँ पे मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है. क्या मेंशन किया हुआ भाई, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन,
द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म मीन्स व्हाट, डी आ रहा है मतलब डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन या फिर डिवाइडिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, और बाद में फर्दर बिटवीन पी एंड एम. ठीक है, ये कहाँ पे मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में, दैट इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ भारत, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो दोनों नाम है इंडिया के, इंडिया भी है और भारत भी है. अभी ये भी लंबा लेक्चर है कि दोनों नाम क्यों रखे थे हमने, कभी आराम से पढ़ेंगे, अभी तो इतना ही ठीक है. अब इट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये भी टेक्निकल है बट हमारे लिए बुक में दिया है इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना. बेसिक स्ट्रक्चर, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, 1973 में केबीसी आया था, केशव नंदा भारती केस. ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था, ये 1973 है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हैड कम डाउन विद सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स. बेसिक प्रिंसिपल्स मतलब क्या है, समझो कि आपका घर है, कोई भी बिल्डिंग है, उसके पिलर्स होते हैं ना जिसपे वो घर बना हुआ है, थोड़ा सा गंदा सा घर है भाई, इमेजिन कर लेना है आपका घर है और उसके नीचे पिलर्स है. अब ये पिलर्स को अगर हम हटाते हैं तो ये कोलैप्स हो जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी, राइट. तो केशवानंदा भारती केस में जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे ये बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ पिलर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के जिसपे हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है. अगर इसको हटा देंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो रियल वैल्यू है दैट विल बी एक्सप्लॉइटेड. तो इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि इंडिया दैट इज भारत जिसमें फेडरलिज्म आया है, दैट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि कल आप वो बेसिक स्ट्रक्चर को हटा नहीं सकते. ऐसा कब हो सकता है, हमने एग्जांपल समझा था हिटलर का 9th में, राइट. हिटलर भाई साहब क्या किए थे, हिटलर भाई साहब के पास पावर आया तो ही टर्न आउट टू बी डिक्टेटर. उन्होंने सब खत्म कर दिया था. ही लाइक फायर एक्सप्लॉइटेड, नेशनल असेंबली आग लगा दी, सब कुछ खत्म कर दिया. ही टुक द कंप्लीट पावर, किसी एक के पास पावर कंसोलिडेट हो जाएगा. तो ऐसा ना हो इसलिए हमने ये प्रोविजन बनाया है. अब इसके लिए मतलब क्या है कि कल पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज ऑन इट्स ओन दी अरेंजमेंट. जो ये फेडरलिज्म दिया है उसको कल चेंज नहीं कर सकते. कैसे, अगर चेंज भी करना हो तो वो फर्स्ट दे हैव टू पास दी बिल फ्रॉम बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पहले तो बिल पास होना चाहिए. कैसे, 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 ऑफ द मेंबर्स हैव टू सपोर्ट इट कि हाँ भाई ये चेंज करने की जरूरत है, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेजोरिटी. और बाद में इट हैज टू बी पास विद स्टेट्स. जो स्टेट्स हमारे पास 28 स्टेट्स अभी, ठीक है, उसमें से आधे स्टेट्स ने अप्रूवल देनी चाहिए मिनिमम. अगर आधे स्टेट्स ने अप्रूवल नहीं दिया तो वो लॉ नहीं बनेगा. मतलब कि एटलीस्ट 14 स्टेट्स ने अप्रूवल देना चाहिए कि हाँ जो कर रहे हो वो सही है. जब इन्होंने भी अप्रूवल दिया तब भी वो लॉ बन सकता है. मतलब इतना स्ट्रिक्ट और रिजिड है वो. समझे आप. तो हमने क्या समझा, फेडरलिज्म क्या होता है, इंडिया कैसे फेडरल कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. सेकंड, बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट करता है. थर्ड, कि कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी कल डिक्टेटर बनना चाहे तो भी नहीं बन सकता, इसको नहीं छीन सकता. क्यों, उसको पास करने के लिए रिक्वायर मेजोरिटी. मेजोरिटी मतलब दोनों हाउस में 2/3 ऑफ द मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स ने उसको हाँ बोलना चाहिए. इसका एग्जांपल क्या था, इसका एग्जांपल था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इसको पास करने के लिए हमें इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया. ठीक है, तो 1 मिनट देता हूँ, इसको आराम से लिख लो. देखो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नोट्स बनते हैं. बस 1 मिनट में इसको लिख लो फटाफट जो बोला हूँ. ठीक है, टाइम एंड राइट दिस. चलो लिख लिया होगा ना, राइट. तो आगे बढ़ते हैं. अब कैसे होता है फेडरलिज्म इंडिया में, हमने पहले पढ़ा था, अभी इसको बस जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, राइट. स्टार्टिंग में मैंने बताया था रफली, राइट. अब उसको थोड़ा डील में समझते हैं, पर इतना कुछ है नहीं ज़्यादा याद ध्यान देने वाला. ठीक है, तो फेडरलिज्म बेसिकली क्या बात करता है, फेडरलिज्म टॉक्स अबाउट 2 टायर गवर्नमेंट और 3 टायर गवर्नमेंट. कहाँ पे 2 है, कहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट है. इंडिया में हम पहले 2 थे, फिर बाद में 3rd पे आ गए. मतलब कि जब सेंटर से पावर स्टेट में आएगा उसको लेंगे 2 टायर गवर्नमेंट. जब यहाँ से ये पी और एम में जाएगा, इसको उल्टा आएगा एक्चुअली, पी म्यूनसिपालिटी ग्राम पंचायत भी ठीक है, इसमें आएगा उसको हम बोलेंगे 3 टायर गवर्नमेंट, 3rd लेग ऑफ द गवर्नमेंट. इसके बारे में क्या है, इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. आगे इस पर अच्छे से है पूरा स्लाइड, उस पर आराम से समझेंगे. तो लिख लेना डिसेंट्रलाइजेशन, लिख नहीं पा रहा हूँ. अब देखो तो करते हैं अब और समझते हैं इसमें क्या क्या प्रोविजन दिया हुआ है. तो इसमें क्या है, लिस्ट है. देखो ये इंपॉर्टेंट है, वापस लिख लेना. इसको बोलते हैं 7th शेड्यूल में मेंशन है, ये 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वापस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. कितने शेड्यूल है हमारे पास टोटल, हमारे पास 12 शेड्यूल्स है. ऐसे याद रख लो भाई, कुछ काम आ जाएगा कहीं ना कहीं. तो उसमें से एक शेड्यूल में ये मेंशन है 7 में, और 9th शेड्यूल में मेंशन अबाउट द लैंग्वेज. ये भी आगे पढ़ेंगे, काम आएगा. तो आगे पूछूंगा तो याद आना चाहिए 9th शेड्यूल. तो ये 7th शेड्यूल है जहाँ पे हमने लिस्ट के बारे में बात की है, 3 लिस्ट. ठीक है, देखो पहले तो यूनियन लिस्ट है, फिर स्टेट लिस्ट है और फिर कॉन्करेंट लिस्ट है. यूनियन लिस्ट के अंदर स्पेशल पावर किसके पास होगा, यूनियन अलोन कैन मेक द लिस्ट. मतलब यू कैन
यूनियन अलोन कैन मेक द लॉज, उसको किसको पूछना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही उसके पास पावर है, बना सकता है। अब ऐसे कौन से सब्जेक्ट होंगे जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे, जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एक्सेट्रा, कम्युनिकेशन। स्टेट लिस्ट में किसका पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक द लॉ, जहाँ पे स्टेट के पावर जो इश्यूज हैं वहाँ पे रिजॉल्व होने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होगा। और ये कौन से सब्जेक्ट होंगे जो लोकल और स्टेट इंपॉर्टेंस के हो, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। ठीक है, अब कॉन्करेंट लिस्ट है, मतलब दोनों साथ में आएंगे, स्टेट भी आएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगा। हैज सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, बोथ सेंटर एंड स्टेट्स कैन फ्रेम द लॉज। अब इसमें कौन कौन से है, जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, यूनियन मैरिज है, सक्सेस एक्सेट्रा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एजुकेशन एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूँ, इसको आराम से लिख लो। इंपॉर्टेंट क्या था वो भी लिख लो साइड में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा येलो कलर इस्तेमाल करते हैं कि 7th शेड्यूल, ये 7th शेड्यूल वगैरह मेंशन करोगे तो जो एक्स्ट्रा मार्क मिलता है ना वो यहीं से मिलता है। 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और 9th शेड्यूल भी है जिसमें हम लैंग्वेज की बात करते हैं। अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, शेड्यूल की, जहाँ पे हमने 3 लिस्ट मेंशन की है और 3 लिस्ट ये है, उसके अंदर ये आता है। लिख लो शॉर्ट में, इसको करता हूँ मैं रब नहीं करूँगा, मैं जाता हूँ यहाँ से, आप लिखो इसको अच्छे से लिखना है, ऐसे रोड्स बनते हैं। राइट, टेक योर टाइम। लिखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। इतना लिख लिया होगा, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं, सो करते हैं अब समझते हैं इसके अलावा और क्या क्या प्रोविजंस दिया हुआ है और कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे तो क्या होगा। देखो, अब 3 लिस्ट हो गई, कुछ कुछ ऐसे लिस्ट हैं जैसे कि साइबर क्राइम, ये भी नया है ना, जैसे हम मॉडर्न हो रहे वैसे इश्यूज आ रहे हैं। डेटा प्राइवेसी, अभी व्हेन वी फॉर्म दी और फ्रेम दी कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में, उस टाइम पे ये पता नहीं था ना हमको कि मोबाइल नेटवर्क ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ऐसे मॉडर्न चीज़ों को कैटर करने के लिए भी देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के अंदर स्पेशल पावर है, एक्सक्लूसिव पावर है अंडर द यूनियन। ऐसे सब्जेक्ट्स पे यूनियन गवर्नमेंट विल हैव दी पावर कि वो उस पर लॉज फ्रेम कर सके, जैसे डेटा प्राइवेसी, साइबर क्राइम एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसको करते हैं रब और आगे थोड़ा समझते हैं। अब देखो, जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि सेंटर बोलेंगे नहीं हमारे पास इसकी पावर है, और स्टेट्स गवर्नमेंट बोलेंगे नहीं इसकी पावर तो हमारे पास है, वी कैन मेक द लॉज। जब ऐसा डिस्प्यूट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो वी हैव सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट। वहाँ पे दे विल डिसाइड बेस्ड ऑन व्हाट, द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलो इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करना मतलब एक्चुअली क्या था कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, वहाँ पे मेंशन किया है ना किसके पास पावर है, उसके हिसाब से उसको बताएंगे और डिसीजन लेंगे, जजमेंट देंगे कि हु कैन मेक द लॉस और हु कैन फ्रेम द लॉस। सो
इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स देन वी हैव द हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, राइट। मतलब दोनों का जा सकता है, अगर यहाँ पे यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट। वहां पे दे विल इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और बताएंगे और डिसीजन लेंगे कि किसके पास ये एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है। तो ये दिस इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन फेडरलिज्म। अब इसके अलावा एक मिनट देता हूं, जस्ट मिनट हियर। अब कुछ प्रोविजन है, दिस मस्ट बी अवेयर ऑफ 370, राइट, स्पेशल पावर फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अभी स्क्रैप कर दिया गया है। तो देखो इसके अलावा भी देयर आर सर्टेन स्टेट्स जिनको हमने स्पेशल पावर या फिर स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल स्टेटस। क्यों, देखिए जैसे कि देखो 371 के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है, फिर 371A के अंदर नागालैंड के लिए है। तो ऐसे 371 फ्रॉम A to J देयर आर स्पेशल प्रोविजंस इन डिफरेंट स्टेट्स। क्यों, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ रीजन और कच्छ रीजन इन गुजरात, उनको कुछ स्पेशल अटेंशन, स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, ताकि उनका वो कुछ पीछे रह गए ज़्यादा, राइट, वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, इसलिए हमने उनको कुछ तो स्पेशल प्रोविजन भी दिया हुआ है। ये कहाँ पे मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल दिया ना 371, ठीक है, ये लिख लो, टेक योर टाइम एंड राइट दिस। चलो लिख लिया, बढ़ते हैं आगे। तो हमने समझा कैसे जुडिशरी के पास क्या रोल है व्हेन कम्स टू दी फेडरलिज्म। फिर अगर कहीं पे कोई लिस्ट में कोई सब्जेक्ट मेंशन ना हो तो वो किसके पास आता है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में आता है, जिसके पास पावर किसके पास है, यूनियन के पास है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है बिटवीन स्टेट एंड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव दी कोर्ट्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे और बताएंगे अल्टीमेट पावर किसके पास रहेगी। फिर वी हैव फ्यू स्टेट्स जिनके पास हमने उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का नाम दिया है, ताकि वहां पे हम डेवलपमेंट ला सके। क्लियर है, मतलब वो थोड़ा पीछे रह गए, उनको जरूरत है थोड़ा सपोर्ट की, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, या फिर कहीं पे भी। अब उससे पहले हमको समझना है कुछ प्रोविजंस। देखो, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इज नॉट व्हेन, जब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, क्योंकि ये तो बस हमने लिखा है ना। रियल डेवलपमेंट कब आएगा, जब वहां के लोग, पीपल या फिर सिटीजन इसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस कब करेंगे, जब वहां पे उनके बीच में क्या होगा, ऐसी हार्मनी, वो स्पिरिट होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तभी ये फायदा है। नहीं तो वरना ऐसे लॉस तो कितने बनते हैं, ठीक है। तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए रियल फोर्स इज हु, पीपल, उन्होंने उसको यूज करना चाहिए, उसको इंटरप्रेट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, राइट। जैसे कि द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अ कंट्री। दिस एंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी एंड डिजायर्स ऑफ लिविंग टुगेदर बिकेम द शेयर्ड आइडियाज इन अ कंट्री। मतलब कि हमको एक हैप्पी फैमिली जैसे सोचना है। इसमें अगर किसी ने बोला नहीं हमें ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, ऐसे मिलनी चाहिए, तो फिर ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सब खराब हो जाएगा, राइट, इट विल बी डिस्टर्प्टेड। तो रियल फोर्स इज हु, द पीपल्स लिविंग देयर। लॉज कैन बी मेड, राइट, लॉज बनाने का तो उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है ना, जो भी हमने लिखेंगे उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। फॉलो करोगे तभी ही इसका रियल मीनिंग में उसका इंप्लीमेंटेशन होगा, वरना इट विल बी डिसरप्टेड और हैम्पर्ड, ठीक है। तो रियल फोर्स इज पीपल। और क्या क्या प्रोविजन है, देखो हमने एक प्रोविजन किया लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। अब देखो इसके बाद समझना है कि एक्चुअल में क्या था। चलो एक बार इसके बारे में समझते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। देखो जब इंडिया को फ्रीडम मिला था 1947 में, तो अंग्रेजों ने इसको बहुत सारे प्रोविंस में डिवाइड कर दिया था। मोर देन 552 स्टेट्स, प्रोविंसेस टू बी स्पेसिफिक, उसमें डिवाइड कर दिया था इंडिया को। तो वी हैव अ मैन, राइट, लिख नहीं पा रहा है यहाँ पे, जिनका नाम था, थोड़ा ग्रीन कलर लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं हम, राइट, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इन्हीं पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। क्यों, क्योंकि आज हमको भारत दिखता है ऐसा, भारत हमारा, ठीक है, इनको यूनाइट करने का काम इन्होंने किया था, राइट, वरना सोचो कितने टुकड़े में बच जाते हम। तो तब जब हमको यूनाइट किया तो हर एक के अलग अलग डिमांड थे। जैसे कि एक डिमांड था कि हमको हमारे लैंग्वेज बेस पे, हमारे लिंग्विस्टिक बेस पे, हम जो लैंग्वेज बोलते हैं उसके लैंग्वेज पे हमको हमारा अलग स्टेट चाहिए। ये हमने 9th में पढ़ा होगा, राइट, तो पढ़ा होगा ना, याद आता होगा। जैसे कि पोट्टी श्रीरामुलु, ही डिमांडेड व्हाट,
कि आंध्रा बने, आंध्रा स्टेट, आंध्रा टू बी मेड फ्रॉम सेपरेटेड फ्रॉम मद्रास, याद आ रहा है, बेस्ड ऑन लैंग्वेज। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे कमिटीज भी बनी थी, जैसे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, फिर वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, पी.टी. रामन, ये भी इनका भी कमेटी बनी थी। फिर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, फिर धार कमीशन बना था। तो ऐसे बहुत सारे कमीशन बने थे जिन्होंने एक ही बात बताई कि सिर्फ लैंग्वेज बेस पे यू कांट डिवाइड, लैंग्वेज के अलावा वी शुड अंडरस्टैंड और रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी एज वेल। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब कि वहां पे कल्चर कैसा है, उसके बेस पे एडमिनिस्ट्रेशन ईज के लिए उस बेस पे डिवाइड करना चाहिए, ओनली लैंग्वेज बेस पे तो नहीं डिवाइड करना चाहिए। इसलिए हमने क्या बोला, बट हमने लैंग्वेज बेस के अलावा और क्या सोचा था, बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी, ज्योग्राफी। हर एक का अलग अलग ज्योग्राफी है, अलग अलग एथनिसिटी है, तो उनका वहां पे उनको ऑटोनॉमी देने का जरूरत है। इसी वजह से हमने स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज किया टू डिफरेंट स्टेट्स। जो 552 स्टेट्स थे, उसके बाद उसको क्लब करके हमने इनिशियली 16 स्टेट्स किए थे, फिर अभी 29 थे, फिर अभी वापस 28 हो गए, राइट। तो ये हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बस ये समझना कि लिंग्विस्टिक बेस पे हमने स्टेट्स को डिवाइड नहीं किया तो क्यों किया, कि हम उनका ये भी रिस्पेक्ट कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके कि वहां पे कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी अलग अलग हो सकती है। दिस इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड एक्सेट्रा, टू नेम फ्यू, राइट। तो लिंग्विस्टिक बेस पे हमने क्या। दूसरा, लैंग्वेज पॉलिसी। देखो फॉर एग्जांपल श्रीलंका में 1956 में उन्होंने एक्ट पास किया था, और उन्होंने क्या, सिन्हला हमारा नेशनल लैंग्वेज है। इंडिया का कोई ऐसा नेशनल लैंग्वेज है नहीं है, इंडिया डजंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज। क्यों, अगर तो डाइवर्सिटी कितना है इंडिया के अंदर, कोई एक नेशनल लैंग्वेज हम रख भी देते तो वहां पे क्या होती, पोलैरिटी हो जाती, राइट। फिर सेक्युलरिज्म पे हैम्पर होता हमारा। तो हमने क्या कहा है, हमने शेड्यूल लैंग्वेज में मेंशन किया है। अभी शेड्यूल लैंग्वेज मतलब कहां पे था, 9th शेड्यूल याद आ रहा है, वहां पे हमने 22 लैंग्वेजेस को मेंशन किया हुआ है। अब इसमें से कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी एक लैंग्वेज यूज करके कोई भी एग्जाम लिख सकता है जहां पे प्रोविजन हो, ठीक है। फिर यू वांट टू फाइल एन FIR, तो अगर आपको इंग्लिश हिंदी नहीं आती तो यू कैन फाइल इन योर मदर टंग एज वेल। तो वहां पे कंपल्सन होगा फिर गवर्नमेंट के पास कि इसको ट्रांसलेट कराए, बट आपके पास प्रोविजन है ना, यू कैन राइट, पर ये वहां पे नहीं था। तो लैंग्वेज पॉलिसी में क्या समझना है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज के पास नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे पास, ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी एंड इंग्लिश आर दी ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज एक भी नहीं है। और 22 शेड्यूल के अंदर दे आर कॉल्ड नेशनल लैंग्वेजेस, शेड्यूल लैंग्वेजेस, जो कहां पे मेंशन है, 9th शेड्यूल में, ठीक है। हाँ, फिर सोचो, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेंटर स्टेट रिलेशन। अब देखो सेंटर स्टेट रिलेशन से मतलब क्या समझना है, कि क्या हुआ आफ्टर 1947 कंप्लीटली वन पार्टी डोमिनेंस था पूरे इंडिया में, वन पार्टी डोमिनेंस था, या फिर वन पार्टी का ही रूल था। डोमिनेंस तो ठीक है, टाइम बीन के समझ रहे, पर उसको दिल पे मत लेना। वन पार्टी सब जगह रूल करी थी, मतलब सेंटर में भी वही पार्टी थी और स्टेट में भी वही पार्टी थी, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट व्यूज ये सब आना मुश्किल था ना, मतलब कि एक ही पार्टी हर जगह रूल कर रही है, तो वहां पे कोई दूसरा आदमी उसको ऑब्जेक्ट करने वाले या फिर क्वेश्चन रेज करने वाले इश्यूज थे, क्योंकि एक ही पार्टी का डोमिनेंस है। तो वी रिक्वायर मल्टीपल व्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके बाद क्या हुआ, वन पार्टी डोमिनेंस खत्म हुआ आफ्टर 1990s, व्हेन, जब वहां पे रीजनल पार्टीज का राइज हुआ। अब रीजनल पार्टी ने क्या किया, उनके लोकल इश्यूज को एड्रेस किए, जो डे टू डे काम में आ रहे लोकल इश्यूज को एड्रेस किए, ऐसे करते करते फिर रीजनल पार्टीज का रोल आया। तो ये भी कहां पे मेंशन है, हमारे फेडरलिज्म में। मींस व्हाट, पहले तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, बाद में लैंग्वेज पॉलिसी, फिर सेंट्रल एंड सेंटर रिलेशंस, स्टेट एंड सेंटर रिलेशंस। जैसे कि सेंटर में जो आदमी पावर में रहेगा वो स्टेट में भी वही रूल लागू कर सकता है, बट वहां पे शायद कंडीशंस वैसे ना हो उसको प्रिवेल करने के लिए, तो तभी देयर वाज अ नीड, और तब से राइज हुआ किसका, रीजनल पार्टीज का। तो रीजनल पार्टीज विल रेज व्हाट, रीजनल इश्यूज एक्सेट्रा। अब जब ये हुआ उसके बाद एक नया प्रोविजन भी आया, नया स्टाइल आया, उसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही लोकसभा में, ठीक है, मेजॉरिटी नहीं मिल रही लोकसभा में, दो दे विल फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट। मतलब कि आप प्लस आप कुछ दे दो, दो पार्टी साथ में आ रही है, उसको हम बोलेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट, राइट। याद रखना जिसके पास मेजॉरिटी नहीं आ रही। तो कोएलिशन गवर्नमेंट का स्टार्ट हुआ, कोएलिशन गवर्नमेंट से दो लोग साथ में आने लगे और अपना क्या बनाने लगे, पार्टी बनाने लगे या फिर गवर्न करने लग गए, ठीक है। और अल्टीमेटली हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हमारा एक ही एम है कि हमारा एक हैप्पी फैमिली बने, राइट, ऐसे वाला। तो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, व्हाई द रियल पावर बिहाइंड द फेडरलिज्म इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लॉ बनाएगा, मेन इज हु, द पीपल, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उन्होंने इसको रिगरसली फॉलो करना चाहिए, राइट, एक्सक्यूज मी। अब और क्या प्रोविजन है, एक प्रोविजन है लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब क्या, लैंग्वेज बेस पे हमने किसको डिवाइड नहीं किया, कोई भी स्टेट को,
सिर्फ लैंग्वेज बेस पे नहीं किया, पर हमने ये एक्सेप्ट किया कि वहाँ पे लैंग्वेज के अलावा और भी चीज़ें जैसे कि कल्चर, एथनिसिटी, उस बेस पे हम वी कैन डिवाइड, और हमने फिर उनको अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल नागालैंड एक्सेट्रा। लैंग्वेज पॉलिसी हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, वी डू हैव द ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 लैंग्वेजेस इन द आर मेंशन इन द शेड्यूल लैंग्वेजेस, 9th शेड्यूल। फिर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कि वहाँ पे राइज हुआ रीजनल पार्टीज का। 4th था कोalition गवर्नमेंट, 2 पार्टी साथ में आ रही है और दे आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, क्योंकि एक किसी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, 1 मिनट देता हूँ, ठीक है, इसको लिखिए आराम से। चलो राइट, इसको भी रब कर देता हूँ, लिखना है आराम से। चलो लिख लिया होगा राइट। तो आगे बढ़ते हैं, तो आराम से समझना है, घाई मत करना, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या, लास्ट पार्ट है, आराम से समझना। देखो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, मैंने आपको अभी बताया था, थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर थर्ड टायर मतलब क्या था। देखो सेंटर से स्टेट के पास पावर गया, उसको बोलेंगे हम 2 टायर गवर्नमेंट। फिर यहाँ से हमने एक थर्ड लेग भी लाया, जिसको हम बोलते हैं पी और एम, याद रखना, पी और एम, पंचायती और म्यूनसिपालिटी, पीएम। तो पहले पंचायत किया था, फिर म्यूनसिपालिटी लाया था, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन किया गया, समझाएंगे। मेन रीजन क्या था कि हम जो लोकल सिटीजन्स है, जो वहाँ के लोकल मेंबर्स है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाए। क्या बढ़ाए? उनका पार्टिसिपेशन, उनको समझाया कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी में काम कैसे करती है। इसलिए हमने इनको थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट लाया था, ताकि हम वहाँ पे इंक्रीज करें। और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात थी इसका प्रोविजन, कि एक आइडिया किसका था, तो ज़्यादा ध्यान देना, दिस आइडिया वॉज गिवन बाय गांधी जी। किसका आइडिया था ये? गांधी जी का। गांधी जी का प्रिंसिपल था ये, कि इन्होंने कहा था इसको वेव थ्योरी या फिर बबल थ्योरी। जैसे कि अभी ये पानी है, पानी में पत्थर मारोगे तो ऐसे वेव्स निकलेंगे, राइट, और ये पावर इसको देगी, ये पावर इसको देगी, और ये वेव बड़ा होता जाएगा। इसको बोलते हैं हम बॉटम अप, मतलब नीचे से पावर ऊपर जाना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे आना चाहिए। तो एक प्रोविजन किसका था? गांधी जी का। गांधी जी के फिलोसफी में ये बात आती है, तो हमने इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी, ताकि क्या हो, रूलर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो, और हुआ भी, ठीक है। तो इसको करते हैं रब, लिख लेना ये आराम से। अब क्यों जरूरत था, समझो कि मेनी स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। जैसे कि अगर समझो फॉर एग्जांपल लो महाराष्ट्र में मुंबई का, तो मुंबई में जितने वेराइटी है, डाइवर्सिटी है, और कहीं पे नहीं मिलेगी आपको, राइट। इतनी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस आर लिविंग टुगेदर, राइट, अंडर वन रूफ। तो व्हाट देयर इज द इंपॉर्टेंस कि महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के अंदर जो सब डिविजन है वापस, कि वहां पे कुछ ना कुछ वहां पे लोकल गवर्नमेंट टाइप हो, जो वहां के रीजनल इश्यूज को सॉल्व कर सके। इसलिए देयर वाज अ हाई नीड कि हम इसको फर्दर डिवाइड करें थर्ड लेग में, ठीक है। अब द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल। जब इतने सारे डाइवर्सिटी हो गए तो वहां पे इश्यूज भी होंगे, तो उसको वहीं के वहीं हम अगर उसको सेटल कर देंगे तो वी कैन लिव अगेन विथ हैप्पी फैमिली रहे, हार्मनी रहेगी। पर अगर वो नेशनल इश्यूज बन जाएंगे तो फिर टर्मोइल होगा, फिर क्या पता अगर हम उसको राइट टाइम पे एड्रेस नहीं किए तो श्रीलंका जैसे सिविल वॉर हो जाए, ठीक है। इसलिए क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, वी एंश्योर दिस कि जो लोकल इश्यूज कंसर्न्स है उसको वहीं के वहीं उसको रिजॉल्व कर सके, इसलिए देयर इज अ नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। और यहाँ पे पीपल हैव द बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब जहाँ पे लोकल इश्यूज में जो अभी समझो आपके सोसाइटी में क्या इशू है, ठीक है, आपके सोसाइटी में क्या इशू हो आपको ज्यादा पता होगा कि आपके लाइक प्राइम मिनिस्टर विल नो मच बेटर, हु इज अंडर बेटर अंडरस्टैंडिंग तो सोसाइटी के बारे में आप हो, राइट। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि समझो अगर आपके सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा, वाटर का इशू है, तो आप किसको कांटेक्ट करोगे? आपके चेयरमैन को। यू विल रेज योर वॉइस, लेट हिम नो, यू विल कंप्लेन, तो ही विल रिजॉल्व। क्या डायरेक्ट चले जाओगे हमारे वाटर मिनिस्टर के पास, मिनिस्टर ऑफ वाटर, कि देखो भाई ऐसा हो रहा है। और समझो आप चले भी गए तो ऐसे कितने सोसाइटी में कितने लोगों का पानी का इशू होगा, किस किस का एड्रेस करेंगे वो। इसलिए हमने क्या किया है, वाटर का इशू जो है, छोटे मोटे इशूज है, चेयरमैन के पास वो पावर दिए, ही विल गेट इट रिजॉल्व देयर एंड देयर इटसेल्फ। वरना अगर इसको यहाँ पे इशू नहीं किया तो इशू बढ़ेगा और फिर क्या पता टर्मोल आ जाए, ठीक है। तो ये एग्जांपल समझना है आपको कि आपका जो लोकल इशूज है वो आप चेयरमैन ज़्यादा ही विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड। वरना मिनिस्टर के पास भी चले गए तो मिनिस्टर भी इनको ही पूछेगी ना, भाई हुआ क्या, एक बार बता दो सही,
इसलिए ही लोकल पार्टिसिपेशन हमने बढ़ाने की कोशिश की है ताकि वो इशू वहीं के वहीं रिजॉल्व हो जाए. सो पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज. व्हेन इज पावर, देखो इसमें क्या है, ये दिया है डेफिनेशन, पर एक्चुअली ये डेफिनेशन नहीं है, मैं समझाता हूँ. व्हेन द पावर इज फर्दर डिवाइडेड बिटवीन स्टेट्स एंड पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. आपका जो मैंने वो करो. या फिर पावर इज फर्दर डिवाइडेड बिटवीन द म्युनिसिपैलिटीज एंड ग्राम पंचायत इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. बढ़े आगे. चलो अब समझते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट आया इससे और ये क्यों जरूरी था ना. देखो जब क्या था एक्चुअल में, ये हमारे पास पहले भी था. जब राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने ये पहले ही स्टार्ट कर लिया था थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, राइट. बट प्रोविजन क्या था, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन का बैकिंग नहीं था. कॉन्स्टिट्यूशन का बैकिंग मतलब क्या था कि कंपल्शन नहीं था, दिस वाज वॉलंटरी. जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था तब तक ये वॉलंटरी था. अगर स्टेट्स को करना है थर्ड लेग तो करो, वरना कोई कंपल्शन नहीं था. तो इसको हमने हटा दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया. कैसे? अंडर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन. तो 73rd वॉज फॉर पी, 74th वॉज एम, मतलब म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत. अभी देवर अंडर कंपल्शन, कि उनको कंपल्सरी प्रोविजन था, अभी उनको लाना ही पड़ेगा, वहां पे रेगुलर इलेक्शंस कराने पड़ेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, ताकि एफिशिएंट वे में इसका यूटिलाइजेशन हो. तो समझते, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड मतलब कंपल्सरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट्स. इसको हम बोलते हैं पंचायती राज. ठीक है, इसको पंचायती राज भी बोलते हैं हम. तो वहां पे रेगुलर इलेक्शन हो, उसके लिए हमने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, वहां का स्टेट का हमने सेटअप किया. तो होल्ड रेगुलर इलेक्शंस फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके लिए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज सेटअप, कि वो वहां के इलेक्शंस पीरियडिकली हो रहे हैं क्या और प्रॉपर वे में हो रहे हैं क्या, उसके लिए हमने उसको सेटअप किया. सेकंड मैंडेटरी प्रोविजन क्या था कि हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया किसको, एसटी एंड ओबीसी को, एसटी एससी एंड ओबीसी, ताकि उनका क्या हो, यहाँ पे वापिस समझना, इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन बढ़े. क्या हो, इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन बढ़े. किसमें, मैं आगे नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, किसमें बढ़े, लोकल गवर्नेंस में. क्यों, अभी एसटी ओबीसी के जो इश्यूज है वो ज्यादा बेटर समझ सकते हैं, राइट. तो इसलिए ही उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़े. बाद में सबसे बेस्ट इन्वॉल्वमेंट ये था, 1/3 रिजर्वेशन. 1/3 मतलब 33% एटलीस्ट सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व होंगी. कोई दूसरा उस पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता. इट हैज टू बी रिजर्व फॉर द वुमेन. सेकंड, एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो स्टेट गवर्नमेंट था, शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट, मतलब कि पैसा. ये किसके प्रोविजन था, सेंटर के पास. सेंटर क्या करता है, सेंटर से कुछ पैसा जाएगा स्टेट्स के पास ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके. अब ये प्रोविजन था स्टेट्स के पास कि वो स्टेट्स भी फर्दर इस पावर को डिवाइड करे अमंग दी अर्बन लोकल गवर्नमेंट और रूरल गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी. रूरल के अंदर आएगा पंचायती और अर्बन के अंदर आएगा म्युनिसिपैलिटी. ये लिख लेना, मैं लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है. तो स्टेट्स के अंदर ये प्रोविजन है कि वो कुछ पावर शेयर करे, जैसे रेवेन्यू के लिए क्या पैसा कहां से आएगा उनका, अगर ये पैसा ही नहीं आएगा तो कैसे गवर्न कर पाएंगे, राइट. तो उनको कुछ पावर दे, कुछ टैक्सेशन का पावर दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इसको मैं करता हूँ रब, 1 मिनट देता हूँ आपको, आराम से लिख लीजिए क्या क्या प्रोविजन है. देखो अगर ये इफ यू मेंशन दिस ना कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, आपकी बुक में सिर्फ 1992 दिया है, अमेंडमेंट भी मेंशन करो, इसके लिए पी है, इसके लिए एम है, तो गेटिंग दैट 1 एक्स्ट्रा मार्क. ये एज देता है आपको, कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, छोटी छोटी बातें बताऊंगा, इस पर बस ध्यान देना है. चलो इसको करते हैं रब. टेक योर टाइम एंड राइट दिस, अच्छे से लिखना है. लिख लिया, चलो लिख लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं, राइट. ऑलमोस्ट डन है हम. अब समझते हैं स्ट्रक्चर. देखो ये स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस मत करना, बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कहाँ पे क्या आता है. पहले थोड़ा स्पेलिंग सुधार लेते हैं इसकी, ठीक है. चलो वरना कर लेना भाई, उस पर ध्यान मत देना इतना. कलर करते हैं चेंज. देखो क्या होगा, रूरल गवर्नमेंट में आती है पंचायत, जो आती है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में. फिर अर्बन में आएगा ये म्युनिसिपैलिटी. अब देखो पहले तो रूरल के बारे में समझते हैं. सबसे विलेज लेवल में क्या होगा, ग्राम होगा, इसके नीचे आएगा ग्राम, ठीक है. सबसे जो ग्राउंड लेवल पे, समझो कि पिंपरी तो बड़ा होगा ना, समझो चिंचवड़ पकड़ो. चिंचवड़ में जो छोटे छोटे नगर है, जैसे कि नाम भी पता नहीं यार, समझो कोई तानाजी नगर है ना, वहाँ पे
तो तानाजी नगर के अंदर कुछ छोटी मोटी लोकेलिटी है समझो, ठीक है, 3-4 सोसाइटी है, तो वहाँ से 3-4 सोसाइटी में जो आएगा वो ग्राम आएगा। ऐसे 2-3 ग्राम साथ में आएंगे, उसको हम बोलेंगे ग्राम पंचायत, ठीक है, जो विलेज लेवल पे होगी। ऐसे 2-3 विलेज के ग्राम पंचायत साथ में आएगी, वो बनाएगी पंचायत समिति, जिसको मंडल ब्लॉक भी बोलते हैं। ऐसे फिर जो डिस्ट्रिक्ट जितने भी ब्लॉक है वो सब साथ में आएंगे, तो उसके बाद बनेगा वहाँ पे जिला परिषद। तो क्या समझा हमने, तो इतना ध्यान नहीं देना है, बस ऊपर ऊपर आपके पास आइडिया होना चाहिए। सबसे नीचे क्या आता है, ग्राम, जिसको हेड करते हैं पंच, ठीक है। उसके ऊपर क्या आएगा, ऐसे बहुत सारे ग्राम जो है साथ में आएंगे, उसको हम बोलेंगे पंचायत। कौन सी पंचायत, ग्राम पंचायत। इसको हेड करेंगे, इनके पंच के जो हेड होंगे उसको बोलेंगे सरपंच। लिख नहीं पा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे ग्राम पंचायत साथ में आएंगे, ठीक है, और वो बनाएंगे क्या, पंचायत समिति, या फिर इसको मंडल भी बोलते हैं हम, या फिर ब्लॉक लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। तो जब ऐसे डिफरेंट ब्लॉक्स वापस साथ में आएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाएंगे जिला परिषद, तो जिला परिषद सबसे ऊपर आती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रूरल गवर्नमेंट, पंचायती 73rd, ठीक है। देखो यहाँ पे विलेज लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर जिला परिषद पे, ठीक है। इनको हेड करने वाले डिफरेंट लोग हैं, विलेज असेंबली, पंच बोलते हैं, फिर सरपंच बोलते हैं, राइट, एक्सेट्रा। ये छोड़ दो, ये ट्राइबल एरियाज के हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं म्यूनसिपैलिटी में। म्यूनसिपैलिटी में वापस क्या होता है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। सबसे नीचे आता है ग्राम नगर पंचायत, उसके बाद आएगा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल, जहाँ पे पॉपुलेशन इससे ज़्यादा हो तो म्यूनसिपल काउंसिल, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। जहाँ से कि पीसीएमसी एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, राइट। यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं ना, पॉपुलेशन ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। काउंसिल में क्या लोग कम होते हैं, इसलिए वहाँ पे काउंसिल होता है, ठीक है, पर वो अर्बन में आएगा। अब इनको नॉर्मली हेड कौन करते हैं, इनको हेड करते हैं मेयर। मेयर इज द हेड, ठीक है। तो ज़्यादा इतना डिटेल मत लेना, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। हमने क्या समझा, रूरल के अंदर क्या आता है, पंचायत आती है। पंचायती मतलब सबसे लोएस्ट बॉडी क्या है, ग्राम है। ग्राम के ऊपर क्या आएगा, ग्राम पंचायत, हेडेड बाय सरपंच। ग्राम पंचायत के ऊपर क्या आएगा, पंचायत समिति। यहाँ पे देख लो पंचायत समिति, पंचायत समिति के ऊपर आएगा जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा, जेडपी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद अर्बन में क्या आएगा, अगर छोटा कम पॉपुलेशन है, पंचायत आएगा, पंचायत नगर पंचायत। उसके ऊपर म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो हाईएस्ट बॉडी है, सबसे बड़ा पॉपुलेशन और डाइवर्सिटी यहीं पे होगी। 1 मिनट देता हूँ, उसको आराम से लिख लो, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कौन किसके ऊपर आ रहा है। एमसीक्यू भी आए तो यू शुड एबल टू हैंडल इट। चलो लिख लिया, अब इसको करते हैं रब। सो वी आर ऑलमोस्ट डन, ठीक है। तो देखो अभी के लिए क्या है, इस चैप्टर को आराम से पढ़ना, ये स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। फिर इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, फेडरलिज्म क्या होता है, फिर डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, वाई इट इज़ नीडेड एक्सेट्रा, ठीक है, हाउ इज पावर शेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आराम से पढ़ लो, स्कोरिंग है। और से कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर के, वो सॉल्व करने की कोशिश करना। वेल आई पुट अप कोई वीडियो बना के, उसमें आई लास्ट कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं, स्टे होम, स्टे सेफ, राइट। तो नेक्स्ट टाइम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, पॉसिबली इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटी का एक और चैप्टर कर लेंगे, तो विल गेट दी एज। किसी से 4 चैप्टर हो गए ना पॉलिटी में, तो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, पर समझना है। इफ़ एनी डाउट्स तो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है ही अभी, ठीक है, वहाँ पे आस्क, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। और ये स्मार्ट जो था फ्लो चार्ट वगैरह, उस पर आई एम वर्किंग, तो आई विल बी अपडेटेड सून, राइट। तो चलो मिलते जल्दी, बाय बाय।